एक फिल्म जिसमें हमारा मेन किरदार है एक स्पाई, एक जासूस जिसे भेजा जाता है पाकिस्तान में आतंकवादियों के नेटवर्क्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। ये एक बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन है जिसे हम नाम दे देते हैं ऑपरेशन भवंडर। इस फिल्म में आगे आप देखते हो कि कैसे हमारा जासूस बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। ढेर सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स वो अपने बॉस और रॉ के चीफ को भेजता है। एक दिन ऐसा ही एक इंटेलिजेंस इनपुट 2018 के समय में उसे पता चलता है। वो अपने बॉस को बताता है, सर 2019 के अर्ली में कहीं ना कहीं एक बड़ा धमाका होने वाला है। उसके बॉस उसे बोलते हैं जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, समय नजदीक आ रहा होता है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं और हमारा जासूस ऑलमोस्ट पकड़ा जाता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो फाइनली सक्सेसफुल रहता है। एक दिन वो अपने बॉस को फोन करके कहता है, सर पता लग गया, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आर्मी की कॉन्वॉय गुजरेगी, उसे ये आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। बॉस जासूस का धन्यवाद करते हैं और तुरंत जाकर प्रधानमंत्री के ऑफिस में ये इंफॉर्मेशन देते हैं। सीधा प्रधानमंत्री से कहते हैं 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आए हैं सर, हमें इस कॉन्वॉय को बाय रोड नहीं भेजना चाहिए, आतंकवादी हमला होने का चांस बहुत ज्यादा हाई है। यहां पर हमें प्रधानमंत्री के चेहरे की एक झलक देखने को मिलती है, सफेद दाढ़ी, और फिल्म में उन्हें नाम दिया गया है मिस्टर सुरेंद्र गोभी। हमारे जासूस और उनके बॉस को लगता है कि उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन 14 फरवरी 2019 अब फिल्म में यहां पर एक पूरा रेड स्क्रीन आ जाता है। फिल्म में यहां पर आपको पुलवामा हमले की असली फुटेज देखने को मिलती है। हालांकि ये फिक्शनल मूवी है, लेकिन फिल्म में हम इस पॉइंट पर असली फुटेज दिखाते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी इस हमले की खबर सुनकर नारे लगाने लगते हैं खुशी के मारे, और हमारा जासूस जो उनके बीच बैठा था वो चौंक जाता है देखकर, उसका दिल सही में दहल जाता है। उसके चेहरे में कहीं ना कहीं एक डर की झलक देखने को मिलती है, लेकिन आतंकवादी इतनी खुशी मना रहे थे कि वो नोटिस नहीं करते। अगली बार जैसे ही इसे मौका मिलता है, अपने बॉस को फोन मिलाता है, जवाब मांगता है, आखिर हुआ क्या, मैंने इतने सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए फिर भी यह हमला कैसे हो गया। बॉस के पास कोई जवाब नहीं था। वो कहते हैं शायद हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तानी ही हैं। वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार में ही कोई गद्दार बैठा है जिसकी वजह से हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। जासूस को कहा जाता है कि वो अपनी कोशिश जारी रखे। फिल्म में एक सैड सॉन्ग आता है, और जब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है हमारी ये फिल्म, तो एक बड़ा ही शॉकिंग ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। आतंकवादियों के अड्डे की अलमारियां सर्च करते वक्त हमारे जासूस के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगती है, और जब वो इसे सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता अपने कानों पर। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमारे प्रधानमंत्री गोभी जी की आवाज थी, और दूसरी तरफ बात कर रहे थे आईएसआई के हेड। गोभी जी कहते हैं, कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर यह हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। आईएसआई का हेड दूसरी तरफ से जवाब देता है, ठीक है सर, 14 फरवरी डन समझे। आप बोलोगे लेकिन ये तो कभी असली में हुआ ही नहीं। तो मैं कहूंगा कि मैंने कब कहा ये असली में हुआ। मैंने तो फिल्म के सीधा शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर लगाया था कि ये तो फिक्शनल फिल्म है। लेकिन फिर आप पूछोगे अगर फिक्शनल फिल्म है तो मैंने पुलवामा हमले का असली में जिक्र क्यों किया, असली डेट और असली फुटेज क्यों दिखाई अपनी फिल्म। मैं कहूंगा हमें दिखाया जाता है कि एक इंडियन एजेंट पाकिस्तान में जाकर काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि धुरंधर फिल्म बार बार आपको दिखाती है कि कैसे ये रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। बार बार अपने ट्रेलर में कहती है बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स। 26 नवंबर के असली आतंकी हमले को दिखाया जाता है, असली न्यूज फुटेज के साथ दिखाया जाता है। आतंकी और उनके हैंडलर्स की रियल लाइफ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तक इस्तेमाल की जाती हैं। इवन पाकिस्तान के शहर लाइरी में जो गैंगस्टर्स दिखाए गए हैं, बाबू डकैत, रहमान डकैत, उजैर, इस नाम से रियल लाइफ में गैंगस्टर्स रहे हैं, और पुलिस वाला चौधरी असलम भी रियल लाइफ में कैरेक्टर रहा है। शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। फिल्म ऑडियंस के लिए एक रियल लाइफ सिनेरियो पेश करती है और उसके बीच में अपनी कल्पना से फिक्शन जोड़ देती है, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने अपनी इमेजिनरी फिल्म भवंडर में किया। एक्चुअली में रहमान डकैत की मौत 9 अगस्त को ही हुई थी। वो पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम के एक इनकाउंटर ऑपरेशन में मारा गया था, लेकिन फिल्म में ऐड किया गया कि भारत का एक फिक्शनल सीक्रेट एजेंट इसमें शामिल था। दिखाया है कि रहमान डकैत के मरने से पहले वो उसे हॉस्पिटल तक लेकर आया, लेकिन असलियत
असलियत में ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है। आप ये 10 अगस्त 2009 की न्यूज देख सकते हो, जहां बताया गया है कि उसका एनकाउंटर बिन कासिम इलाके में हुआ। पीपल्स अमन कमेटी के चेयरमैन अब्दुल मजीद सरबाजी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में बताया कि रहमान डकैत को 3 फुट की दूरी से गोली मारी गई। फरवरी 2010 का ये डॉन का न्यूज आर्टिकल देखिए। रहमान की पत्नी ने एलेज किया कि ये एक फेक एनकाउंटर था और एसएसपी चौधरी असलम के खिलाफ एफआईआर ऑर्डर की गई। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हम जरदारी साहब से भी अपील करते हैं कि इस केस के मुतालिक गौर करें और चौधरी असलम के खिलाफ एक्शन ले। तो अब क्या फैक्ट है और क्या फिक्शन, ऑडियंस ये नहीं जान पाती, और जानना तो छोड़िए, फिल्म में खोए हुए दर्शक इस बात पर गौर भी नहीं करते। इसी कारण से उनके लिए ये सब कुछ एक गॉस्पेल ट्रुथ बन जाता है। आज जो तमाचा है इन लोग के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा से सच छुपाते आए। आज जो मूवीज बन रही है, चाहे आर्टिकल 370 बने, चाहे हक बने और धुरंधर जैसी मूवीज, ये सच है। रियलिटी बेस्ड है तो एजेंट को वहाँ ताली बजाने तो भेजेंगे नहीं, तो वॉयलेंस ही होगा। कि अगर आप इंडियन हो, मैं तो कहूँगा आप कहीं से भी हो, अगर आपको फैक्ट से प्रॉब्लम है तो आपको इस मूवी से प्रॉब्लम है। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि कई और ऐसी फिल्में होती हैं जो इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स होती हैं, लेकिन उनमें फिक्शन ऐड किया जाता है, जैसे कि भाग मिल्खा भाग हो गई या दंगल की कहानी हो गई। लेकिन आमतौर पर जब फिल्म मेकर्स ऐसा करते हैं, वो चीजों को और सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग बनाने के लिए करते हैं। लेकिन आदित्य धर जब ऐसा करता है, वो सिर्फ और सिर्फ सबूत के इस तरीके से कंक्लूजन पर पहुंच जाना, ये भी बहुत गलत है। लेकिन सोचकर देखो, अगर कोई फिल्म डायरेक्टर पूरी की पूरी फिल्म इस चीज पर बना दे, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, और फिर डायलॉग डाला जाए फिल्म में कि ये सरकार देशभक्त नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आदित्य धर बीजेपी के तलवे चाटने में इतना खो गया कि उसने यही बेवकूफी कर डाली। वैसे शायद इसको बेवकूफी नहीं कहना चाहिए। नाजी प्रोपेगेंडिस्ट लेनी रिफेनस्टाल, जिसका मैंने वीडियो में पहले जिक्र किया था, वो हिटलर के मारे जाने के बाद कुछ ऐसा ही कहती थी कि मैं तो बस एक मासूम सी फिल्म मेकर हूं, मुझे बस अपनी आर्ट से मतलब था, जो चल रहा था मैंने उसे डॉक्यूमेंट कर दिया। Großartige Inszenierung. Wer hat die gemacht? Wer hat das erfunden? Hitler und Speer haben das gemacht. Ganz alleine. Ja, ganz alleine. Ich hatte damit nichts. Ich wusste gar nichts, hatte keine Ahnung davon. Ich habe das gesehen und habe versucht, das gut aufzunehmen. Aber die Idee, dass ich da mitgewirkt habe, finde ich ja geradezu albern. मोदी के सत्ता से बाहर जाने के बाद देखना आदित्य धर भी ऐसे ही डायलॉग्स मारेगा। लेकिन सुजान सोनताग ने अपने आर्टिकल फैसिनेटिंग फैशिज्म में इस झूठ का पर्दाफाश किया था। उन्होंने इसका सबूत दिखाया कि कैसे लेनी हिटलर के तलवे चाटने वाली एक नाजी प्रोपेगेंडिस्ट थी। फिक्शनल फिल्मों में तो प्रोपेगेंडा था ही, लेकिन सुजान ने लेनी की डॉक्यूमेंट्रीज पर भी सवाल उठाया कि किस तरह उसने लो एंगल शॉट्स, मॉन्यूमेंटल फ्रेमिंग, ट्रैकिंग शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए नाजी फिगर्स को एक आकर्षक स्पेक्टिकल की तरह पेश किया। Da ist mir der Gedanke gekommen, wenn ich um eine dieser Reden Schiene, eine Rundschiene lege, dann ist die Rede interessanter, als wenn ich sie von einem Standpunkt aufnehme. सच बात यह थी कि उसकी फिल्मिंग टेक्निक उसके प्रोपेगेंडा इंटेंशन के साथ 100% सिंक में थी। इसलिए ऋतिक रोशन जी, इस बात को समझिए कि आदित्य धर के प्रोपेगेंडा और फिल्म टेक्निक को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। आदित्य धर कोई बेवकूफ नहीं है, वो प्रोपेगेंडा का बवंडर चलाने वाला धुरंधर है। अब सरकार को तो गद्दार डिक्लेयर किया सो किया, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफिसर का क्या? फिल्म में दिखाया जाता है किसी डिफेंस ऑफिसर की वाइफ ने भी अगर ये कह दिया कि देश में एकता जरूरी है और किसी कम्युनिटी के खिलाफ ब्लैंकेट हेट्रेड मत फैलाओ, तो लोग उनको भी गद्दार कहने लगे। आपको केवल इसलिए भी आतंकियों से जोड़ा जा सकता है क्योंकि आप एक मुस्लिम परिवार से हैं, जैसे कि एक बीजेपी नेता ने तो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह दिया था। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। यति नरसिंह आनंद ने हमारे पूर्व राष्ट्रपति, हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी जिहादी कह दिया था। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। कुछ दिन पहले ही अजीत डोभाल की एक ये पुरानी सोशल मीडिया पर क्लिप तेजी से वायरल हुई। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर 11 साल पहले अपलोड हुआ था। 1.5 घंटे के इस वीडियो में जब आप 1 घंटे के आसपास देखते हो तो आपको वहां दिखेगा कि अजीत डोभाल परवेज मुशर्रफ के दिल्ली में हुए एक प्रेस कॉन्क्लेव के बारे में बताते हैं कि कैसे परवेज मुशर्रफ ने इंडिया के एक टॉप मौलाना से पूछा था कि क्या आप खुश हो, तो उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय मुस्लिम किसी भी पाकिस्तानी मुस्लिम से ज्यादा खुश है। आप अपने घर पर ध्यान दीजिए। क्या आप अपने हालात से खुश हैं भारत में? उन्होंने कहा, भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से कहीं ज्यादा खुश हैं। आप अपने घर और अपने देश का ध्यान रखिए। You take care of your house. Don't bother about us.
अजीत डोभाल कहते हैं कि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, हमें उनका साथ चाहिए राष्ट्रीय मकसद के लिए, और ऐसे में वो किसी से भी ज्यादा राष्ट्रवादी हैं। वो इतिहास में विलिंग पार्टनर्स रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। 1857 की क्रांति में हिंदू भी लड़े थे और मुस्लिम भी। इसके आगे वो ये भी कहते हैं कि ISI ने भारत में खुफिया कामों के लिए जितने लोगों को भर्ती किया है उसमें मुस्लिमों की तुलना में हिंदू अधिक रहे हैं। The number of persons that ISI has recruited for intelligence task in India, there have been more Hindus than Muslims. अगर 1947 से लेकर अब तक उन मामलों को देखें तो 4000 से ज्यादा मामलों में 20% भी मुस्लिम नहीं होंगे। All these cases which come, more than 4,000 cases, probably not even 20%. अब अजीब बात यह है कि अजीत डोभाल इस वीडियो को डीप फेक कहते हैं। ये वीडियो तब वायरल हुआ था जब रेड फोर्ट टेरर अटैक के बाद कुछ नफरतखोर लोगों ने देश के सभी मुसलमानों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। अजीब बात देखिए कि जब कोई हिंदू ISI के लिए मुखबिरी करते हुए पकड़ा जाए तो वो बस एक हिंदू ने किया, लेकिन मुंबई से मैनहट्टन तक कहीं भी कुछ हो जाए जिसमें कोई मुस्लिम इन्वॉल्व है तो देश के हर एक मुसलमान की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। आज के दिन सभी नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्में यही कीचड़ फैलाती हैं ताकि इस कीचड़ में कमल खिल पाए। धुरंधर फिल्म में भी बड़े सटल तरीके से यह किया गया है। किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। और जब विलन रहमान डकैत मारा जाता है तो हमें जय हिंद नहीं सुनाई देता, बैकग्राउंड में चलता है अस्तो मा सदगम। बार बार फिल्म में आदित्य धर ने ये अस वर्सेस देम का नफरतखोर प्रोपेगेंडा डाला है। फिल्म में वो इंटेलिजेंस ऑफिसर भी कहता है कि वो लोग तो दंगा कर देंगे। यहां साल 2007 में उत्तर प्रदेश की बात हो रही होती है। उत्तर प्रदेश सरकार पर भी तंज कसा जाता है। उस समय पहले मुलायम सिंह यादव और फिर मायावती की सरकार थी। इस चीज को इंग्लिश में डॉग विस्लिंग कहा जाता है। जो सीटी हम कुत्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आमतौर पर इंसानों को सुनाई नहीं देती। इसी तरीके से काफी हद तक नफरतखोर प्रोपेगेंडा इस फिल्म में डॉग विस्लिंग की तरह है। आम जनता को शायद उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाले जो नफरतखोर लोग हैं उन तक ये पॉलिटिकल मैसेज बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो अभी तक आपने देखा दोस्तों कि कैसे आदित्य धर ने दुनिया के सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे देशभक्त को बदनाम किया, इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में नॉनसेंस बातें फैलाई कि वो क्रिमिनल्स को हायर करती हैं और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहते हैं। मुस्लिमों के खिलाफ सटल डॉग विस्लिंग की, हिंदुस्तानियों को देश का दुश्मन बताया। लेकिन फिल्म में सबसे प्रॉब्लमेटिक सीन तो है 26/11 अटैक वाला। 26/11 हमले के बाद पाकिस्तानियों को भारत पर हंसते हुए दिखाया गया है। उन्हें डायलॉग दिया गया कि भारत का रिएक्शन रहा, अमेरिका भारत को गाजर दिखाता रहा। आदित्य धर से मैं पूछना चाहूंगा, पिछले महीने ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26/11 अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। शहीद हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय साळसकर, तुकाराम ओंबले, इनमें से किसी का भी नाम सुना है कभी? नाम तो तूने सुना होगा, लेकिन तेरे जैसा घटिया आदमी प्रोपेगेंडा फैलाने में, खुद के ही देश पर जोक्स मारने में इतना खो गया कि तूने इन शहीदों का कोई भी सीन, कोई फुटेज, कोई खबर, कुछ भी इंक्लूड करना जरूरी नहीं समझा। ये जो थे ASI तुकाराम ओंबले, उनके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी दोस्तों, लेकिन किसी डर के बिना वो आगे बढ़ गए। उनको कई गोलियां लगी, लेकिन आगे जाकर अजमल कसाब की बंदूक पकड़ ली। जानते हो क्यों? क्योंकि उनके कोलीग संजय गोविलकर ने कहा था, याला मारू नको, हा एविडेंस आहे, यानी इसे मारना मत, ये एविडेंस है। क्योंकि उन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, इसी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया जा सका, इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा सका, भारत का केस मजबूत हुआ। लेकिन आदित्य धर को पाकिस्तानियों के मुंह से अपने ही देश का मजाक उड़वाना है। पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से गोदी इकोसिस्टम के चुचुंदर भारत की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल इमेज को डाउन करते रहे। वैसे केवल आदित्य धर ही नहीं, बाकी फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स भी तो हैं। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, माधवन, इन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों, हमारे देश में ज्यादातर एक्टर्स सभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते हैं। वो अपने आप को सिर्फ भाड़े के टट्टू की तरह देखते हैं। भाड़े का टट्टू पता है ना दोस्तों, चाहे आप उसके ऊपर बंदूक लाद दो, भट्टे से ईंट डाल दो, शॉल की गठरी बांध दो, भाड़े के टट्टू को कोई मतलब नहीं। उसका काम तो है बस बोझ ढोना, खुद का कोई दिमाग नहीं लगाना। बॉलीवुड एक्टर्स भी यही कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक्टर्स हैं, हमें थोड़ी कोई दिमाग लगाना है, हमसे जो करने को कहा जाएगा हम वो करेंगे। इसलिए कभी ये लोग बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं, कभी पान मसाला को प्रमोट करते हैं, तो कभी नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्मों का प्रचार करते हैं। ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं हमारे देश में जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं।